नमस्ते दोस्तों, हिंदी साहित्य की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य की सशक्त कथाकार और वरिष्ठ लेखिका उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी अपराधी। तो शुरू करें कहानी अपराधी। अचानक ब्रेक लगने से एक के पीछे एक अनेक गाड़ियां रुकती गईं, एक झटके के साथ। कुछ गाड़ियां एक दूसरे से टकराईं तो कुछ टकराते टकराते बचीं, तो कुछ को उनके मालिकों ने सुरक्षित बचा लिया। क्या हुआ? हर एक की जुबान पर एक ही सवाल था, जिज्ञासा थी। यहाँ क्यों रोक दिया? क्या कोई वीआईपी मतलब राज्यपाल, मुख्यमंत्री वगैरह निकल रहा है, या एक्सीडेंट हो गया है? ट्रैफिक सेंस तो लोगों में है ही नहीं। ओवरटेक करके आगे निकलने के चक्कर में सब हवा में दौड़ने लगते हैं। लोग आपस में आगे पीछे अगल बगल में बात कर रहे थे, बार बार घड़ी पर बेचैन निगाहें दौड़ा रहे थे, क्योंकि किसी को दफ्तर पहुंचना था तो किसी को हॉस्पिटल, तो किसी को स्कूल कॉलेज। बेचैन लहर सी चल रही थी। फिर शुरू से लेकर आखिर तक ये खबर फैल गई कि किसी की गाड़ी की टक्कर से एक छोटी बच्ची उछलकर दूर जा गिरी थी। उसका सर फट गया था। उसकी माँ, जो कि पागल है, बीच सड़क पर बच्ची को जमीन पर डालकर बैठी थी और किसी को भी निकलने नहीं दे रही है। ओ गॉड! उसकी बच्ची को इसी वक्त सड़क पर आकर मरना था। मेरा बॉस जान खा जाएगा। मीटिंग का समय निकला जा रहा है। बच्चों और जानवरों में क्या अंतर है? जहाँ देखो वहाँ दौड़ते, सड़कों पर खेलते, घिसटते, भीख मांगते मिल जाएंगे। कई बार तो अचानक गाड़ी के सामने से निकल जाएंगे। ब्रेक लगाओ तब तक गायब। ये ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है? क्यों नहीं पगली को पकड़कर अलग करती है? यहाँ तो सबका राज चलता है। जो चाहे धरना दे, जो चाहे सो रैलियाँ निकाले, जो चाहे सो प्रदर्शन करे। कानून है कोई या नहीं? फालतू लोग। एक अफसरनुमा व्यक्ति गुस्से में बोले जा रहे थे, इस अंदाज में कि आसपास वाले उनकी बातों को सुने। वो पगली उठने को तैयार नहीं। पुलिस को बुलाया है? पुलिस तो नहीं आई, कैमरामैन और टीवी वाले जरूर आ गए हैं। आजकल तो मीडिया वालों को खबर चाहिए बस। जब तक वे उसे शूट नहीं कर लेंगे तब तक हटेंगे नहीं, किसी का नुकसान हो तो हो। कुछ लोग गाड़ी से उतरकर घटना स्थल तक चले गए थे। चारों तरफ अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। टीवी वाला शूट कर रहा था। वो किसी तरह भीड़ को चीरते हुए, धक्का खाते हुए, धक्का देते हुए सामने की लाइन में जा पहुंची। दृश्य देखा तो अनायासी आंखों पर हाथ चला गया। दूसरे क्षण स्वयं को काबू पाकर उसने देखा एक अधेड़ उम्र की औरत, जो कमर तक निर्वस्त्र थी, जिसने नीचे पेटीकोट पहना हुआ था, जिसके बाल पुरुषों के समान कटे थे, जो आधे काले और आधे सफ़ेद थे, जिसके कंधे चौड़े चौड़े थे, जिसके स्तन दूध भरा होने के कारण लटके हुए थे, जिन पर नीली धारें दिख रही थीं, और जिसका पूरा बदन फफूंद लगा शुष्क था। चौड़ा चेहरा, हल्की सी कंजी आंखें, दोनों होंठ फैले हुए और नीचे के दांत पीले थे। वो फटी फटी आंखों से चारों तरफ चेहरा घुमा घुमा कर भीड़ को देख रही थी। बहुत से लोग उसके उघड़े हुए बदन को देख रहे थे, तो बहुत से उसके भाव शून्य चेहरे को। क्या चीज रही होगी अपने जमाने में? किसी ने पीछे से फिक्रा कसा। क्या चीज? शक्ल सूरत कितनी अच्छी है। आज भी शक्ल सूरत कितनी अच्छी है। चेहरे से तो किसी भले घर की लगती है। भले घर की होती तो क्या यहाँ होती? पता नहीं किसने इसे सताया होगा। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, पर वो सबकी बातों से निर्लिप्त बेअसर बैठी थी। कैमरों की चमक, टीवी कैमरों की आंखों का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। हाँ, जब भी कोई उसकी बच्ची के नज़दीक जाता तो झपट्टा मारने के अंदाज में पलटवार करने को तैयार हो जाती, चौकन्नी हिरनी की तरह। हाथ नहीं लगाने दे रही है बच्ची को। किसका पाप होगा ये? कोई तो होगा हरामी। माँ की ममता देखो कैसे अपनी बच्ची को बचाकर बैठी है। अरे भाई हटाओ, क्या तमाशा है? आप लोगों को मजा आ रहा है ये सब देखने में? दिल दहला देने वाली चीत्कार से लोग थरथरा गए और थोड़ा पीछे हट गए। तब किसी ने उसके पास जाने की हिम्मत दिखाई, लेकिन उसको भी वो चीख कर मारने दौड़ पड़ी। पुलिस को बुलाया है। अब तक कुछ लोग अपनी गाड़ियों की तरफ लौट चुके थे, दूसरा रास्ता पकड़कर जाने के लिए गाड़ियां मोड़ रहे थे। अब तक पुलिस भी आ चुकी थी, साथ में महिला कांस्टेबल भी थी, भीड़ को एक तरफ करते हुए ताकि रुकी हुई गाड़ियां निकल सकें।
महिला कांस्टेबल उसकी बच्ची के पास गई तो पगली उसी तरह चीखी, आसमान को थर्रा देने वाली चीख के साथ। वो उनके काबू में नहीं आ रही थी। इतनी ताकत उसकी देह में कहाँ से आ गई थी कि वो उनकी पकड़ में नहीं आ रही थी। बच्ची को मत छुओ, किसी ने कहा, पहले उसको कंट्रोल में करो। बच्ची का सिर्फ एक तरफ से फट गया था, चेहरा नीला पड़ गया था, खून का काला थक्का जमा था, धूल मिट्टी से सनी उसकी नन्ही सी देह जैसे तप कर सूखने लगी थी। पगली को जबरदस्ती पकड़ा जा रहा था कि तभी एक युवक दौड़ता हुआ आया। रुकिए रुकिए साहब, रुकिए। उसने बच्ची को टटोला, थपथपाया, ऊपर नीचे किया, फिर चारों तरफ देखकर बोला, किसने मारी टक्कर? कंधे पर पड़ी टॉवल में उसने घायल मृत पड़ी बच्ची को लपेटा और पगली के पास जाकर बोला, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगी, उठो। छोड़ दीजिए साहब, वो मान जाएगी। टीवी कैमरा सामने आ गया। माइक लेकर टीवी वाला पूछने लगा, आप कौन हैं, कैसे जानते हैं, ये पगली आपकी कौन है, कहाँ से आई? लड़का हाँफ रहा था, पसीना पसीना हो रहा था। विस्फारित नेत्रों से देखती पगली का मिजाज कब आपे से बाहर हो जाए उसे खुद अंदाज नहीं था। उसकी गोद में बच्ची थी और पीछे पगली। पहले रोड खाली करिए, बाद में बात करना। गोद में उठाए लड़के के पीछे पगली चल रही थी, आसपास के लोगों को गुस्से में देखती हुई। यही होगा इसका बाप, किसी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। शक्ल से साला सीधा लगता है, पर देखो कैसा कलयुग आ गया है, लोग पगली तक को नहीं छोड़ते हैं। फिर किसी के ठहाके सुनाई दिए और अश्लील मजाक भी। युवक बता रहा था, साहब मेरी चाय की दुकान, जहाँ मेरी दुकान है वहीं एक खाली जगह पड़ी है। 1.5 साल पहले मैंने इस औरत को वहीं देखा था। वहाँ आकर ये चुपचाप कुछ बड़बड़ाती रहती थी, कभी गाती तो कभी हंसती, तो कभी कुछ नाम लेकर कुछ कुछ बोलती रहती थी। इसका बढ़ा हुआ पेट देखकर हम लोगों ने इसे कुछ कुछ खाना देना शुरू किया, चाय, पाव भाजी या ब्रेड। फिर मैंने और मेरी मिसेज ने इसकी डिलीवरी कराई। आपने देखा कितनी सुंदर बच्ची थी। ये अपनी बच्ची को लेकर बैठी रहती थी। इसे तो कोई होश रहता नहीं था। मैं ही उसकी देखभाल करता, बच्ची को नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, उसकी देखभाल करना। वो कहीं भी जाती पर बच्ची के कारण लौट आती थी। बच्ची को दूध भर पिला देती थी, बस। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। इस बच्ची के बिना वो कैसे रहेगी? और अभी तो मेरे हाथों में बच्ची को देख रही है, सोच रही होगी बच्ची जिंदा है। मैं दफनाने ले जाऊंगा तब क्या करेगी नहीं बता सकता। एक तमाशे का अंत टीवी वालों के लिए इतना ही हो सकता था और अखबार पढ़ने वालों के लिए सहानुभूति के 2 शब्द बोलकर अफसोस जाहिर करने का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ उस युवक का और क्या हुआ होगा पगली का? यह जानने का न तो किसी के पास समय था न जिज्ञासा। कुछ दिन बाद ये घटना भी स्मृतियों में चली जाएगी और ख़त्म हो जाएगी पगली की कहानी। लेकिन उसे याद रहा इसलिए कि वो उस पगली को भूल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों को, उसके खुले होठों को, उसके कंधों को, उसके दूध भरे स्तनों को। बच्ची को कोई छू ना ले, इस भय में निकली उसकी चीख को। इसीलिए उस रोड से गुजरी तो निगाहें रमेश की दुकान पर पड़ गईं। रमेश ग्राहकों को चाय दे रहा था। वो पागल औरत कहाँ गई? रमेश ने प्रश्न सूचक निगाहों से उसको देखा, जैसे क्या फिर अखबार में खबरों की कमी हो गई है? क्या फ़ायदा पूछने से? आप लोगों को पागल में दिलचस्पी है? क्यों क्यों नहीं हो सकती जिज्ञासा? जिसने टक्कर मारकर एक नन्ही बच्ची को मार दिया वो तो आज तक पकड़ा नहीं गया। न किसी ने कोशिश की उसे ढूंढने की, क्योंकि वो पगली की बच्ची थी। रमेश ने बताया, जब वो बच्ची को दफनाने के लिए ले जा रहा था तो वो नहीं चाहता था कि पगली उसके पीछे आए और उस स्थान को देखे जहाँ बच्ची को दफनाना था। बच्ची का शव बदबू मारने लगा था, मक्खियाँ और चींटियाँ लग गई थीं। उसे भय था कि पगली बच्ची का शव ना निकाल ले, लगभग दूसरे दिन की शाम से पहले, क्योंकि वो एक पल के लिए भी उसे नहीं छोड़ रही थी। किसी तरह वो छुपते छुपाते दफना कर आया तो देखा वो मुझसे नाराज है, उसके ऊपर सामान फेंक कर मार रही है, चीख रही है, लोट लगा रही है। 2-3 दिन तक ये नाटक चला। फिर उसने खाना पीना छोड़ दिया, बीच में वो गायब हो गई। और फिर जब आई तो उसके हाथों में 2 देसी पिल्ले थे। उन पिल्लों के साथ वो कुछ दिन दिखाई देती रही, लेकिन रात दिन अपनी बच्ची की खोज में भटकती वो एक दिन उस पेड़ के नीचे मरी पड़ी थी। अंत तक उसने मुझे माफ़ नहीं किया। बच्ची को मारा किसी ने और उसकी नज़रों में मैं अपराधी था। बताइए,
पगली और उसकी बच्ची के जीवन की इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई एक पागल औरत की कहानी अपराधी। अपने घर परिवार से विस्थापित किए गए लोग दूसरी जगह जाकर किस अवस्था में कैसा नारकीय जीवन जीते हैं। उनकी ज़िंदगी सड़कों पर गुजरती है और वे आसमान के नीचे अपना जीवन खो देते हैं। मन को विचलित करने वाली कहानी थी ये, लेकिन सच थी। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट और मेरी प्रस्तुति दोनों ही ठीक लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।